बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और उसके एलिमेंट्स को समझने से पहले हमें समझना होगा बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको प्रोवाइड की थी। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक एक टर्मिनोलॉजी जो हम पूरे अपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ने वाले हैं वो सारे डिस्कस की थी। आप उस लेक्चर को टिप्स पर कर लीजिए। देखो, अगर आपने वो 2 या 3 बार भी वो लेक्चर सुन लिया ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका वो लेक्चर पक्का हो गया तो आपको आगे बिल्कुल इजी लगेगा और आपको बहुत ही अच्छे वे में बिजनेस लो, जो हमारा बीलो सब्जेक्ट है उसके 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि आपका जैसे मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है या कुछ भी, जैसे हमने स्कूल कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है तो हम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम वे में लॉ की लैंग्वेज में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आपका एग्रीमेंट आता है। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है कि कोई आपके सामने प्रपोजल रख रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, दोनों के दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, और वो जब दोनों के दोनों हाथ मिला लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें अगर लॉ बीच में आ जाता है, कानून ये कहता है बिल्कुल सही काम आप करने जा रहे हो, मतलब कि अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, लॉ भी बीच में ये कह देता है बिल्कुल सही काम है, तो वो दोनों चीज मिलाकर आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना। क्लियर हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन आपको पता है 2 क्लॉज एच के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन गिवन है, तो ये भी आपको पक्का हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, इतना एक बात जो पिछले साल प्रीवियस में जो जून वाले जो अभी जून का होता है एग्जाम, उससे पहले जो जून में हुआ था एग्जाम, जून वाले एग्जाम में आया हुआ था कि क्या ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर। क्या कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब एग्रीमेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर मैं कह रही हूँ आपको कि आप मेरी उसके साथ दुश्मनी है और आप उसको उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 10 लाख रुपए दूंगी और हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर लॉ नहीं आया, लॉ नहीं कहता कि आप किसी की जान ले लो और उसके बदले में आपस में एग्रीमेंट करके बैठ जाओ। ठीक है, तो लॉ नहीं कहता तो वहां पर वो एग्रीमेंट रह जाएगा खाली। लेकिन अगर लॉ ने कह दिया, मैंने आपको कहा कि 10 लाख रुपए मैं आपको दे रही हूँ, आप उसके बदले में मुझे क्या करना, मुझे अपनी कार दे देना, और आप मेरे को कार दे देते तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे देती हूँ, ये लॉ बीच में आ जाता तो उसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कह सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। समझ में आई। अब ये कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इसके एलिमेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को आप कब मानोगे कि हाँ ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमने बात की ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब मानोगे, उसके एलिमेंट्स आपको समझने। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब ये एग्रीमेंट क्या, हमने बात करी कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो ये जो एग्रीमेंट है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस है नहीं। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा कि आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो, आपने कहा यस खरीदना चाहते हैं, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, क्या बन गया, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, एग्रीमेंट क्या है, समझ में आई बात। और एग्रीमेंट मैंने क्या बताया था 2E, ये हमारा सेक्शन है 2 क्लोज ही। सेकेंड नंबर पर आता है एग्रीमेंट बनने के बाद, सेकेंड नंबर पर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ये क्या कह रहा है कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब जिनके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो उन दोनों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी पूरी हुई होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के अंदर कौन कौन से आएंगे, नंबर 1 मेजॉरिटी,
मेजर मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, बात बताऊंगी। साउंड माइंड और किसी भी मतलब लॉ के द्वारा जैसे जेल वगैरह में नहीं चले जाते हैं तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कहने का मीनिंग है सबसे पहली बात उसको मेजोरिटी की एज अटेन कर ली हो, माइनर नहीं होना चाहिए, 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए। अगर आप 18 साल से नीचे के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उस इंसान की एज, जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो उसकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। पहली बात समझ में आई। सेकेंड बात, साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, ड्रिंक नहीं कर रखी हो, समझ रहे हो। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए कि अगर एक ने ड्रिंक कर लिया, ऐसे 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 चल रहा है, चलते चलते आपको पता चल गया सामने वाले ने ड्रिंक कर रखी है, आप पूछ रहे हो भाई भाई साहब साहब, वो बोला हाँ जी हाँ जी, आपके पास एक प्लॉट है ना रोहतक के अंदर। बोला हाँ जी है, मेरे रोहतक के अंदर है। बोला कहाँ पे? किला रोड के पास है। अच्छा अच्छा, सुनो मैं आपको ना 1 लाख रुपए में वो प्लॉट आपसे ले लूं। उसको क्या था, उसको दिख रहा था 1 लाख के, भाई 1 महीना तेरी आराम से आएगी पीने के लिए, आराम से। उसने कहा हाँ हाँ, उसने साइन करवा लिया और उससे ले लिया 1 लाख रुपए में प्लॉट ले लिया। और वो तो अपने 1 लाख रुपए के उड़ाने के बाद उनके घर वाले पीछे पीछे आए, हमारा प्लाट गया प्लाट गया। ऐसे 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 नहीं करना आपको, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो उसके अंदर मतलब वो साउंडली, यस, वो ऐसा होना चाहिए कि भाई सामने वाला, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आप जैसा ही, मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, साउंड माइंड क्या होना चाहिए बस। नेक्स्ट है कि वो किसी मतलब कहने का मीनिंग है कि जेल वेल में ना हो, कि उसका पहले ही मुकदमा चल रहा है, ऊपर से आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे बंदे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी में आपको समझ में आ गया कि एक तो उसने अपनी एज अटेन कर ली 18 साल से ऊपर, सेकेंड वो साउंड माइंड हो, पागल नहीं है, ड्रिंक वगैरह नहीं कर रखे। थर्ड नंबर पे वो किसी लॉ में ना फंसा हो, मतलब कानूनी रूप से उसने अनलॉफुल पहले काम ना किए हो, जेल वेल में ना हो, ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड नंबर पर आता है हमारा फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उसके साथ आप बिल्कुल फ्रीली हो, मतलब आप किसी भी तरीके का दबाव उसके ऊपर नहीं डाल रहे। जैसे फ्रेंड्स में नहीं डालते हैं आपस में, किसी को पता चल जाता है किसी की कोई बात, ठीक है, अब पता चल गया मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ पता चल गया, अब मुझे पता है कि मेरे को वो काम कराना है, तो मैं कह रही बता रही है या नहीं, वो काम मेरा कर रही है या नहीं, बताओ तेरी वो बात, अभी कोई पट्टी खोलती हूँ। तो वो क्या होता है, मतलब हम उसको अंडू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कराया गया काम, ऐसा किया गया आपका एग्रीमेंट बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसलिए फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी का मतलब ये है कि जिस भी पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपस में बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए कि आपकी वो बात पता चल जाएगी इसलिए मैं ये बात उसका फटाफट उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं। नहीं, आपके पास ये राइट नहीं है कि किसी को आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करो और कोई आपको करे तो आप बर्दाश्त करो, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, अगर आपको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उससे फ्रीली बात करो, समझ में आई बात। उसके बाद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी के बाद फोर्थ नंबर पर आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन मैंने बताया था, सेक्शन कौन सा था, और एक बात और याद रखना, जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी थी वो सेक्शन 11 के अंदर थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मैं भूल गई थी बताना, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन का मीनिंग क्या समझते हो? कंसिडरेशन मतलब मैंने कुछ सामान आपको दिया तो आपसे बदले में कुछ लूंगी। मैंने अगर अपनी गाड़ी आपको दी तो मैं 10 लाख रुपए आपसे लूंगी, दैट इज कंसिडरेशन। तो ये कह रहा है लॉफुल होना चाहिए, ना तो ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है। कि हमने ऊपर ही बात करी थी कि वो प्लॉट था तो 50 लाख रुपए का और आप 1 लाख रुपए में लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने के लिए।
मैंने कहा था कि मैं ये कह रही हूं कि आप मेरी उसके साथ दुश्मनी, आप उसको उड़ाओ और मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगी, तो ये क्या मेरा लीगल ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। तो आपका जो मेन मोटिव है वो लीगल होना चाहिए, कानून उसको हाँ बोल रहा हो। अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है तो आप कहोगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। 5th नंबर पर क्या आता है आपका? एग्रीमेंट नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर आपने अपना एग्रीमेंट, जो आपने आपस में एग्रीमेंट किया, अगर आपने वो एक्सप्रेस नहीं किया तो वो वर्ड माना जाएगा। ये क्या, ये है। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने अपने आप मन में ये मान लिया कि मैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के साथ ही करते हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ 10 लाख रुपए में। आपने कहा ठीक है, मैं 10 लाख रुपए में आपकी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास 2 गाड़ी थी, एक थी व्हाइट कलर की और एक थी रेड कलर की। मैंने अपने मन में सोच रखा था मेरे को रेड कलर की पसंद नहीं है, इसलिए मैं रेड कलर वाली बेचूंगी। ठीक है, मैंने मन में बस इतना कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ। आपने कहा कि ठीक है, हम 10 लाख रुपए में खरीदेंगे। आपने तो सोचा था व्हाइट वाली खरीदने के लिए, मैंने सोचा था कि रेड वाली बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैं अपनी देने गई तो आप बोल रहे हो मेरे को ये चाहिए। मैंने कहा मैंने तो ये कहा था। आपने कहा मेरे को व्हाइट चाहिए, मैंने कहा मैंने रेड बोली थी। बोला कौन से मेरे में, ना तो आपने मेरे से पूछा और ना ही मैंने आपको बताया। तो वो अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया कि आप एग्रीमेंट क्या कर रहे हो, तो आपका वो किया गया एग्रीमेंट वर्ड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझो, सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी, आप इंटरेस्टिंग वे में समझो तो ठीक है। अगर अच्छे से समझोगे ना, एक भी नहीं है मुश्किल लॉ के अंदर, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल इतना आसान सब्जेक्ट है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, बस जितनी वीडियो मैं बनाती हूँ ना, बस उतनी प्लीज उतनी वीडियो देख लिया करो। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस लो मैंने आपको गारंटी दी। ठीक है, नेक्स्ट 5 पॉइंट हो गए। 6 नंबर पर आता है आपका, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ पर हो गए, बाकी ऊपर लिख लेते हैं। 6 नंबर पर आता है राइटिंग रजिस्ट्रिंग एग्रीमेंट राइटिंग रजिस्ट्रिंग एग्रीमेंट। ये कह रहा है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो या तो लिखा हुआ होना चाहिए या फिर रजिस्ट्रिंग, वो जो होता है ना हमारा प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें तो रजिस्ट्री करानी पड़ती है। कहते नहीं कि प्लॉट वगैरह खरीदते हैं जब पापा रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं, तो ऐसे प्लॉट जब खरीदते हैं तो हमने देखा है ऐसे रजिस्ट्री कराते हुए। तो वो रजिस्टर कराना भी आपका जरूरी होगा। जो रजिस्टर कराने के लिए जरूरी है वो रजिस्टर कराओ, जो राइटिंग के लिए जरूरी है वो राइटिंग कराओ। ठीक है, 7 नंबर पर आता है आपका कैपेबल परफॉर्मेंस। ये लास्ट है कैपेबल परफॉर्मेंस। ये क्या कह रहा है? कैपेबल परफॉर्मेंस के अंदर ये कहता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एग्जिस्ट करता हो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि अगर मेरे सामने कोई भी आप एक्सपायर हो रखा है, कोई भी इंसान, उसको मेरे सामने लाते हो, तो मेरे पास एक ऐसी मैजिक छड़ी है, ऐसी छड़ी है कि जो अगर मैं उस पर जादू मंत्र कली कलंतर लगाऊंगी तो वो एकदम से जिंदा हो जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर मैं ऐसा एग्रीमेंट कर रही हूँ आपके साथ तो आप भी पागल हो अगर मेरे साथ सहमति जता रही हो। समझ में आई बात? बट अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको भी खुद समझ में आनी चाहिए। तो कैपेबल परफॉर्मेंस, वो जो परफॉर्मेंस है वो कैपेबल करने वाली होनी चाहिए। मैंने कहा मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगी और आपने हाँ मान लिया, और फिर बाद में आप कोर्ट में जा जाके ये कह रहे हो कि इन्होंने बोला था मेरे को आसमान से तारे तोड़ के लेके आने के लिए, और अब ला नहीं रहे। तो मैं कहूंगी मैं तो अब मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें से टूट नहीं रहे हैं तारे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि जो आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है तो आप भी ऐसा एग्रीमेंट ना करिए, और जो सामने वाली पार्टी है उसको भी समझ में आना चाहिए कि इम्पॉसिबल एक्ट है। तो कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट अगर आप कर रहे हो तो वो माना नहीं जाएगा। कहने का मीनिंग है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो जो कि कैपेबल है तो उसको माना जाएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट हमने 7 एलिमेंट करे, अगर ये सातों के सातों एलिमेंट यस बोल रहे हैं तो हमारे किया गया हमारा जो एग्रीमेंट है
जो आप पूरा का पूरा एग्रीमेंट सारा सब कुछ मिलाकर लो, फुल एग्रीमेंट मिलाकर सब कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी चीज में नो आता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं। और मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर किया करो, कि ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, राइट। लाइक वगैरह कर दिया करो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।